चेक करो। ठीक है जी, ठीक है जी। ऑलराइट जी, करते हैं स्टार्ट। तो बात कर रहे थे हम कि जो हमारा ये सिस्टम है, हम बेसिकली एमीटर डिजाइन की तो बात कर चुके हैं, यस और नो। एमीटर डिजाइन की हम बात कर चुके हैं। और एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, ये वाला न्यूमेरिकल करवाया था जो ये वाला। इसका देखिए, अगर बाई चांस इसका एक फॉर्मूला है, इस वाले क्वेश्चन में हमने ये निकालना था कि अगर कोई एमीटर होता है, और उसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर है। कितनी है? एक सेकेंड की भाई, बताओ। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर है, और उस ये जो मीटर लगा हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस है मीटर का वो 99 ओम है। ठीक है, तो इस मीटर का अगर रेंज इंक्रीज करनी हो, मतलब यहां पर 100 मिली एम्पियर करंट अगर आ गया, तो अगर पूरा 100 यहां से निकल गया इस मीटर के अंदर से, तो डैमेज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसके अक्रॉस एक पैरेलल में एक ब्रांच लगा दी, जिसको हम बोलते हैं आरएसएच, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। तो पेपर में यही पूछेगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये पेपर में पूछेगा आपसे। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में निकल कर आया। इसका मैं एक वैल्यू चेंज कर लेता हूं उसकी। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला बताया कि शंट रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? दिस इज योर फॉर्मूला। शंट रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला आर एस एच इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन। यस और नो? तो हमारा शंट रेजिस्टेंस कितना आया? 11 ओम, इस फॉर्मूले से। वेर एम क्या है? एम क्या है? आई अपॉन आई एम। एम क्या है? एम क्या है भाई? आई अपॉन आई एम। आई ये वाला, इस वाली ब्रांच में करंट आई, और आई एम एमीटर वाली ब्रांच का करंट। तो आई एम, एम कितना बनेगा इसमें बताओगे? आई अपॉन आई। तो ये निकाला हुआ देखो मैंने कल। आई कितना है? 100 ना, और आई एम मीटर वाले में 10 आया एम की वैल्यू, तो वो पुट कर दी यहाँ पर 10 की वैल्यू। आर एम इसका 99 दे रखा था, -1, तो आर एस एच कितना आ गया? 11 ओम। ये तब की बात है कि अगर आपको फॉर्मूला याद रह गया। तो क्या फॉर्मूला है? मैं बार बार इस चीज को फोकस करना चाह रहा हूं कि अगर अगर आर एस एच, नोट्स मिल गए होंगे, कमेंट कर देना एक बार। आर एस एच इज इक्वल टू आर एम अपॉन अपॉन एम माइनस वन। अगर मीटर की रेंज हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है। क्लियर है? जहां पर m किसके इक्वल है? आई अपॉन आई एम के। ये तब की बात है जब फॉर्मूले हमें याद रह गए। इन केस अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो क्या ट्रिक है? क्वेश्चन को करने की, वो मैं आपको बता देता हूं। या फिर एक काम करें, ट्रिक ही बता देता हूं पहले, तो बाद में देखते हैं। लुक, ट्रिक देखो, ट्रिक डायरेक्ट क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं। ठीक है,
वेट, क्वेश्चन ले आता हूँ स्क्रीन पे ना, इसको डिलीट कर दूं, वैसे पीडीएफ तो आपके पास आई गई इसकी आज की, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को ना, मुझे ना सेम आंसर निकालने के लिए सेम फिगर चाहिए, इट टेक टाइम्स, और मैं चाहता नहीं टाइम वेस्ट करना, किसी टाइम इज मनी ना, तो टाइम खराब करेंगे नहीं, सीधा आंसर निकालेंगे इसको, ठीक है। ये लो, इन केस आप फॉर्मूला भूल गए तो आरएसएच आपने निकालना, ठीक है, ये वाला आरएसएच निकालना है, आरएसएच, मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो आपको पता ही है कि यहां पर, इसको भी मिटा लो है ना, ये ज्यादा दिख रहा है, फिर छोटा दिख रहा है। बाकी रहने दो बस। इस पॉइंट पे कितना करंट एंटर किया, यहाँ पे कितना करंट एंटर किया था, 100 ना, 100 एंटर करवाया था ना, एक बार चेक करें, 100 ही था, कुछ और था, 100 था, ठीक है। तो यहां पर हमने 100 मिली एम्पियर दिया, और 100 मिली एम्पियर जब इस नोड पे जाएगा, तो अगर 10 इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में 10 जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांच इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस ब्रांच में एमीटर लगा हुआ है, और एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 10, तो 10 मिली एम्पियर जाएगा इधर। तो एक बात बताइए, अगर केसीएल लग रहा है, केसीएल लग रहा है, तो यहां पर केसीएल के अकॉर्डिंग इस ब्रांच में 90 एम्पियर, 90 मिली एम्पियर करंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इनकमिंग अगर 100 है तो आउटगोइंग 10 इधर, ऐसे देखो ना, अगर 100 यहां पर आ रहा है इनकमिंग एक नोड के ऊपर, एक नोड साइड, एक साइड निकल गया 10, तो दूसरी साइड कितना जाना चाहिए, 90 जाना चाहिए, क्योंकि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होता है। किसने कही ये बात, केसीएल ने। अच्छा, ये 90 ऐसे आ गया, ये 90 ऐसे जा रहा है, यहाँ 90, ये 90 एक तरह का करंट है ना, करंट है कि नहीं, ये करंट को अगर मैं आर एस एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो वोल्टेज बन जाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, आई इंटू आर, तो 90 मिली एम्पियर इंटू आर एस एच, यस और नो। इस वाली ब्रांच के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, और इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, करंट कितना है इस ब्रांच में, 10 मिली एम्पियर, और जो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो आर एम है, आर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 99 ओम। ये 10 मिली एम्पियर आप यहां ले आओ, मिली से मिली कट गया, 10 9 जा, तो 9 आर एस एच इक्वल टू हो गया, 9 आर एस एच इक्वल हो गया 9 आर एस एच इक्वल टू आ गया 99 ओम के। तो क्या मुझे बता सकते हो कि एन यहाँ 9 यहाँ से कट करो, नीचे लेके आओ इसके, तो आर एस एच की वैल्यू कितनी आ रही है, ये डायरेक्ट आ गया आंसर, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला। समझ में आया, समझ में आया तो वाई लिख दो, नहीं तो रिपीट कर दे रहा हूं। पता चल गया, अगर फॉर्मूला स्किप हो जा रहा है दिमाग से तो सॉल्यूशन है इनके, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, रिपीट करना है। देखो एक बात मुझे बताओ, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखो मैं एक बात मुझे बताओ, अगर एक ब्रांच में, मुझे एक बात बताओ, अगर पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, ये ब्रांच है इस तरह से, ये दो ब्रांच है, ठीक है, ऐसे समझो, आप ये तो ज्यूम करते हो कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, इसको आप कलर से चेंज कर लो, ये वाली ब्रांच, इसको ब्रांच नंबर 1 मान लो, और नीचे वाली ब्रांच जिसको कलर्स जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, हालांकि कलर्स की को लेकर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है, राइट, इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 ही लिख रहा हूँ। तो दो ब्रांच है हमारे पास, एक ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, एक ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर ऊपर वाली ब्रांच में,
कितना 10 कितना फ्लो कर रहा है 10। और इसी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, इसी ब्रांच का इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 99 है ना। अच्छा, यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है याद करो 90। ऐसे ऊपर से 90 आया था ना करंट, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस तो पता नहीं, क्योंकि यही तो आरएसएच है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों, इन दोनों वैल्यू को आप इक्वल रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 10 × 99, यही सर्किट तो है, यही सर्किट तो है हमारा एक्चुअल में। देखिए आप ऊपर जाके सर्किट यही है, यही सर्किट तो है ये, दिस इज नथिंग बट सेम सर्किट। 10 × 99, ये वोल्टेज इक्वल टू आएगी 99 × 90 × RSH। तो अगर इसको सोल्व नहीं कर सकते ना आप, तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर क्लियर नहीं होगा, आज के दिन आपका दिमाग नहीं चल रहा अगर आप RSH नहीं निकाल पाओगे। हनी हाउ, ठीक है जी, चलें आगे। स्टूडेंट ये न्यूमेरिक, स्टूडेंट ने पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये RSH यही क्वेश्चन तो है। दिस इज द सेम क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको आज पूछ रहा है, कि ये सर्किट आएगा और आपको RSH की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं और क्या करा रहा हूं आपको भाई, फाइंड RSH। दिस इज द सेम क्वेश्चन। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये एक सर्किट दे रहा हूं मैं आपको, ये सर्किट दे रहा हूं, आप देखेंगे जब आपको प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, ये क्वेश्चन है, ये मिड रेंज का क्वेश्चन आ रहा है, बस ये सर्किट क्वेश्चन आ जाएगा आपको। यहाँ RSH दे देगा, यहाँ एक करंट दे देगा, आई दे देगा, कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ पर बोलेगा IM, उसकी वैल्यू दे देगा आपको, IM गिवन होगा आपको, RM भी गिवन होगा, मीटर का रेजिस्टेंस। कहाँ खो रहे हो आप? और क्या बता रहा हूँ इतने से में? और इस ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? SH वाली में ISH। तो इस वाली ब्रांच में जनरली वैसे RSH ही पूछता है, क्या पूछता है आपसे हमेशा? RSH। लेकिन अगर आपको IM और ISH की वैल्यू दे दे तो I भी पूछ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे हमेशा अगर मैं प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से देखूं तो ज्यादातर केस में क्या पूछता है? शंट रेजिस्टेंस पूछता है। क्या पूछता है? शंट रेजिस्टेंस। चलो मैं अगर आप आपसे मैं जनरल डिस्कशन करता हूं, एक बात मुझे बताओ, अगर ये कोई क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर दो मुझे। मान लिया ये कोई क्वेश्चन आ गया आपको, एक सेकेंड रुको, ये तो चलो हो गया। आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। मान लिया क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और यहां पर ये जो वैल्यू है RSH, इसको R2 ले लो, इसको R1 ले लो, मान लिया, ठीक है। और ये मान लिया इस ब्रांच में 5 करंट है, ठीक है, इस ब्रांच में 10 करंट है, ठीक है। और R1 की वैल्यू मान लिया यहाँ 6 है, ये एम्पियर है, करंट मान एम्पियर मान लो, कोई बात नहीं। तो आप मुझे पेपर में R2 बता सकते हो? फाइंड R2। एक बार करने से पहले, अभी कर लोगे कि नहीं कर लोगे वो मुझे नहीं पता, एक बार Y और N लिखो, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मुझे ये जानना है। उसके बाद कुछ और सोल्यूशन दूंगा फिर मैं आपको, ठीक है। चलो,
दीज आर द सेम क्वेश्चन आई जो मैं करवा रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो, कर लोगे, बिल्कुल सही, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ऐसा देखा जाए तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आरएसएच क्या है, ये क्वेश्चन देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए इट इज सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ इन इंस्ट्रूमेंटेशन, जो मीटर की ब्रांच वाला क्वेश्चन, जो मीटर की रेंज वाला क्वेश्चन होता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर बताओगे इसका एक बार? कर दिया, गुड। तो कुछ भी तो नहीं करना, रेजिस्टेंस 6 × 10 कर दो, ये रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 × R2 कर दो। क्या रीजन है इस बात का, इसका रीजन क्या दोगे, बात का रीजन क्या दोगे? द वोल्टेज अक्रॉस इन पैरेलल इन ऑल लोड आर ऑलवेज सेम। और ये तो पीएसपीसीएल में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि 5 इंडक्टर लगे हुए हैं, 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो उनके क्रॉस क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, पावर सेम है, करंट सेम है, एनर्जी सेम है, क्या सेम है? तो वोल्टेज आर ऑलवेज सेम। तो वोल्टेज ही तो लिखी है मैंने, ये भी वी इक्वल टू आई आर है, ये भी वी इक्वल टू आई आर है, तो कर लो, 5 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, 5 2 जा 6, 5 2 जा 6 2, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 12। कितना आंसर आया देखना एक बार। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को अप्रोच करना है, ठीक है। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे भाई इनके ऊपर, ठीक है। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, स्पीड मैटर नहीं करती कई बार, ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? एक चीज़ और है इसमें, एक नोट बनाओ, नोट लिखो। ये जो शंट रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, आरएसएच, शंट रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो जिसको हम आरएसएच कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएसएच। ये किस मटेरियल का बना होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। द शंट रेजिस्टेंस always the fabrication of RSH shunt resistance always fabricated from which material, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मटेरियल होगा, मैग्नीन, MAGNIN, कॉन्स्टेंटन, एक तरह से कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये सारे के सारे एलोय होते हैं, क्या होते हैं? एंड आपको मैं बता दूं, एलोय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एलोयज को ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होते हैं? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर के साथ अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, द मटेरियल विच कैन नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी with the increasing of temperature, that is called ZTC. There we have 3 type of property, हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है। PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो मेटल एग्जिबिट करते हैं, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर एग्जिबिट करते हैं, और थर्ड वन जो एलॉयज हम फॉलो करते हैं, एलॉयज जिसमें मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, यूरेका हो गया, ये होते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होते हैं? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो मतलब ये नोट लिख रहा हूँ इसलिए ये एग्जाम के वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक चीज और समझिए, एक और नोट लिखिए यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि ना कहीं अगर हम यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस है, ये शंट रेजिस्टेंस है, हम इस बात का ध्यान ना दें कि जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया है वो प्रॉपर एक एलॉय नहीं है, वो प्रॉपर एक एलॉय का नहीं है, ये वाला शंट रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का हम लगा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ वो अपनी प्रॉपर्टी को वेरी करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक मैं बात बता देता हूँ आपको, एक वैल्यू लिख देता हूँ, एक टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कॉम्पनसेशन। क्या क्या मतलब है इसका? टेम्परेचर कॉम्पनसेशन।
तो टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का मतलब ये है, अगर शंट रेजिस्टेंस चेंज होता है तो फिर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन वहां दी जाती है। मतलब देखिए, अगर मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया ये मीटर है, अगर ये मीटर है, ये एमीटर है, इसकी रेंज मान लिया 10 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं मेजर कर सकता, तो हमने क्या करा, इसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? तो आपसे मैंने ये कहा था कि शंट रेजिस्टेंस तो हर बार अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, मतलब सॉरी, शंट रेजिस्टेंस तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता क्योंकि जेड से है। लेकिन अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो फिर मीटर में हो सकता है 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट चला जाए। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, और इस रेजिस्टेंस को हम जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया डी स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? स्वैम्पिंग, SW, याद रखना, ये मीटर के साथ सीरीज में लगता है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस होता है? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कंपनसेशन देता है हमें। इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? मैग्नीन यूज होता है, एलॉय ए बी, मैग्नीन मटेरियल, एलॉय ना, आया समझ में? तो ये बार बार आपको हर तरीके से मैं रोज नए नए तरीके से चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिख रही होगी एनालॉग मीटर्स की, जिसमें मेजरेबल क्वांटिटीज, वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर एक्स वाई, बताया था कि सर एक्स वाई प्लॉटर किस कैटेगरी में आता है, तो मैंने बोला था रिकॉर्डिंग में, अभी कुछ दिन पहले बताया था, ये सुनो, स्पेशल क्लास में बताया होगा, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर मुझे एनर्जी मीटर का पता है, कोई और एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल स्पीडोमीटर भी है। नल का बताया था अभी कुछ दिन पहले, पोटेंशियोमीटर। और कौन कौन से प्रिंसिपल है हमारे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीटिंग इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, और एक और इफेक्ट लेकर आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट एक्चुअल में देखो मैं बता रहा हूं, अगर देखा जाए तो हमारी जो नॉलेज होती है ना, वो सेम, जो भी हमारी नॉलेज होती है वो 10 या 15 दिन बाद अपडेट हो जाती है, अगर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आज से 6 महीने बाद आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो 6 महीने बाद जो आज आपकी नॉलेज है वो 6 महीने बाद और अपडेट हो जाएगी। इसलिए नोट्स हम कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जो भी कंटेंट जहां से भी मिले उसको ऐड ऑन करते चले जाओ। ये कंटेंट अपडेट मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ PSTCL का, उसके अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन मतलब स्लाइड्स में चेंज हुआ मेरा, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन आपको नई चीजें इस वजह से दिखती है क्योंकि अपडेट करना पड़ता है चीजों को, राइट। चलिए, तो ये सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, इस पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। डिफ्लेक्टिंग कंट्रोल, प्रीवियस क्लास देखो, कंट्रोलिंग टॉर्क, ये क्वेश्चन में आता है, स्टडी स्टेट कंडीशन होती है TC = TD। कंट्रोल के मैकेनिज्म, मेथड बताए, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के कई बार पेपर में आए हैं, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी फ्रिक्शन कब कब यूज होते हैं, ये रीजन लिखे हुए हैं इनके, ठीक है। ये रिपीट हो गया। उसके बाद अभी अभी क्या करवाया, एमीटर शंट करवाया। क्या करवाया? एमीटर शंट। तो अभी फॉर्मूला, हालांकि मैंने शंट फॉर्मूला ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में प्रूव करवाया था, ये भी प्रूव करवाया था। एम होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, राइट। और ये देखो नोट देखो यहाँ पे, टू रिड्यूस द टेम्परेचर इफेक्ट स्वैम्प रेजिस्टेंस मेड ऑफ मैग्नीन इज एडेड इन सीरीज विद एमीटर। समझ में आया? क्लियर है बात? यही सब कुछ तो कराया अब तक। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी? तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं आपको कुछ चीजें और दिखाऊं, तो ये क्वेश्चन भी साथ साथ आपको मैंने काम करने के लिए दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, विद सॉल्यूशन दिया है।
ये करवा दिया आपको। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे, एनबीएआई पूछा है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, किसके, करंट के। करवा दिया क्वेश्चन ये देखिए, ये आप एक बच्चा पूछ रहा था कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस। अपना ना रेज योर हैंड इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में अपना रेज आप हैंड कर सकते हो कि आप देखिए जिसने भी ये अपना हाथ खड़े करा था, मतलब कमेंट किया था मुझे कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे। लुक हियर, ये जो सारा डाटा दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया आपको, और लास्ट 2-3 साल के ही प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। कमेंट करिए मुझे जल्दी से, देख लिया आपने, कंफर्म करिए अपने आप को। ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया आपको ग्रुप में, प्रूफ पीडीएफ शेयर कर चुका हूं मैं ग्रुप में। आप देखना इस क्वेश्चन को, ट्रिक से कर लो, जैसे मैंने ट्रिक से करवाया उससे कर लो या फॉर्मूले से कर लो, मैं दोनों चीजें बता चुका हूं आपको। गॉट इट, गुड जी गुड, थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं है मैं समझा रहा हूँ कहीं जा रहे हो आप। ठीक है, फिर फायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक ठीक है, अगर मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ और ही समझ रहे हो चीजों को लेके, और ज्यादा से ज्यादा देखो न्यूमेरिकल आएगा ना, तो न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने आपको, और ये सामने आपके पास विद सॉल्यूशन मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, आप ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, ये देखना है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द रेंज ऑफ मूविंग आयरन एमीटर एक्सटेंडेड। पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, पढ़ना एक बार। लो स्क्रीन पे पढ़ा देता हूं। द रेंज ऑफ मूविंग आयरन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड। कैसे रेंज एक्सटेंडेड होगी, यूजिंग ए शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद एमीटर। परफेक्ट है, यही बताया अब तक। ए शंट रेजिस्टेंस लगता है पैरेलल में एमीटर के साथ, मल्टीप्लायर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एमीटर नहीं, मल्टीप्लायर नहीं लगता, मल्टीप्लायर कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर। सी ऑप्शन तब ठीक था अगर ये टेम्परेचर कंपनसेशन की बात कर रहा होता, यस और नो। टेम्परेचर कंपनसेशन वाला रेजिस्टेंस जिसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, वो एमीटर के साथ सीरीज में लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो उस तरह का है ही नहीं, जहां टेम्परेचर की कंपनसेशन की क्वेश्चन में कोई बात नहीं कर रखी है, यस और नो। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर कंपनसेशन लिखा होता तो यहां मल्टीप्लायर की जगह लिखा होता स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सीरीज विद एमीटर, तब ये ठीक था ऑप्शन, लेकिन अभी तो नहीं। शंट कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर ये भी गलत है, तो इसका एक ही आंसर बनेगा जो अपने आप बता दोगे, अपने आप बता दोगे। कंफर्म कर दो, क्या इसका आंसर ए ठीक है? कमेंट करके खुद ही बता दो, क्या इसका आंसर ए ठीक लग रहा है आपको? अरे अभी तो करवाया, इतनी देर से यही तो समझा रहा था। शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर। अगर यहां स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की बात होती तो फिर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए था, और फिर स्टार्टिंग के जो दो वर्ड लिखे ना मल्टीपोलायर कनेक्टेड, वहां लिखा होना चाहिए था स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मीटर। सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, सी को पढ़ो एक बार। सी में लिखा है मल्टीप्लायर कनेक्टेड ना, वहां लिखा होना चाहिए था स्वैम्पिंग रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। किसका बना होता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस चीज का बना होता है, कोई बताएगा? पर वो तो तब की बात थी ना, टेम्परेचर कॉम्पनसेशन करते हैं हम। चलिए, एक बार बनने की, हर सब्जेक्ट का यही रहता है, एक बार फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी, मतलब आपका बेस बन गया सब्जेक्ट में, फिर दिक्कत नहीं आती। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, चाहे वो पावर सिस्टम है, मशीन है, एस्टिमेशन है, कोई भी। ठीक, ये भी क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर इंडक्शन टाइप है। ये इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट कैटेगरीज है, इंडक्शन टाइप, प्रिंसिपल, डायनमोमीटर टाइप, पीएमएमसी टाइप, मूविंग टाइप। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, सबसे लोवेस्ट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो जो कंज्यूम करता है वो आपका पीएमएमसी टाइप होता है। क्या होता है? द पावर कंजम्पशन ऑफ पीएमएमसी। पीएमएमसी की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, जो सिर्फ डीसी ही मेजर करता है।
अराउंड 25 माइक्रो से 200 माइक्रो। आप देखिए पीएमएमसी की जो पावर डिसिपेशन है वो माइक्रो में है। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। कितना होता है? 10 की पावर -6। 10 की पावर -6। और देखिए सारे मूविंग आयरन की होती है मिलीवाट में। मिली कितना होता है? 10 की पावर -3। तो मिली तो ज्यादा होता है ना। मिली ये सारे वैल्यू हाई है, मतलब इस मूविंग आयरन से ज्यादा हॉट वायर से ज्यादा इंडक्शन टाइप। तो लोवेस्ट पावर जो डिसिपेशन होती है, लोवेस्ट पावर जो डिसिपेशन होती है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, जो सिर्फ क्या मेजर करता है? डीसी मेजर करता है। डीसी मेजर करता है। ठीक है जी। हाँ जी, आया समझ में? आया समझ में? नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको करवा भी दिए गए हैं। ठीक है, ये भी हो गया। डैम्पिंग टॉर्क वगैरह बता दिया आपको। अच्छा, एक ना यहाँ पर जो आपकी रेंज आप इंक्रीज कर रहे हो ना, इस वाले टॉपिक में देखिए, यहां तक हो गया हमारा। अब ये वाला टॉपिक देखिए, यूनिवर्सल और आरिएटन शंट। ठीक है, अब इस टॉपिक का मतलब सिर्फ आज की क्लास के लिए इतना ही है। देखिए जब हम किसी मीटर की रेंज इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? रेंज बढ़ाते हैं। किसी मीटर की अगर रेंज बढ़ाते हैं, जो मीटर की हम रेंज बढ़ाते हैं, तो सडनली क्या हो जाता है? एमीटर की रेंज बढ़ाई ना आपने, एमीटर की जो रेंज हम इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम एमीटर की रेंज इंक्रीज करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो हो ये सकता है। रेंज कैसे इंक्रीज करते हो आप एमीटर की? मतलब उसके पैरेलल में एक ब्रांच लगा के, जैसे मैंने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसे ये मीटर है, तो आपने इस मीटर में 10 मिली एम्पियर ही फ्लो करवाना चाहते हो, लेकिन अगर आपने इसके अक्रॉस एक ब्रांच लगा दी, तो आप ज़्यादा करंट भी फ्लो, एक्स्ट्रा करंट कहाँ से निकल आएगा? यहाँ से निकल आएगा, शंट ब्रांच से। बाई चांस ये ब्रांच ओपन हो जाए, उस सिचुएशन में फिर जो पूरा करंट है 100 मिली एम्पियर है मान लिया, वो पूरा का पूरा किस ब्रांच से निकल जाएगा? इस ब्रांच से निकल जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ना सोल्यूशन है, एमीटर रेंज इंक्रीज होती है, तो उस सिचुएशन में अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस है, ये ओपन हो जाए, शंट रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाए, हमारे जितने भी शंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एमीटर रेंज के, अगर वो ओपन हो जाए, उसके केस में, मतलब एक साथ ओपन हो जाए, तो उसके केस में एक सॉल्यूशन है इसका, कि आप कौन सी वाइंडिंग यूज करिए? यूनिवर्सल आरिएटन शंट वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग यूज करनी है आपको? बस ये याद रखना है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आरिएटन शंट वाइंडिंग, यूनिवर्सल आरिएटन शंट वाइंडिंग यूज्ड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर सारा करंट मीटर से बह गया, तो मीटर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो इसमें ऐसा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाना चाहिए, मतलब यहीं से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है जी, यहीं से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, किससे? शंट वाइंडिंग से। ठीक है, जो आरिएटन शंट वाइंडिंग, राइट। एक सेकंड में क्वेश्चन देता हूं आपको।
ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है, किसकी रेंज इंक्रीज करनी है? अगर मुझे वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है, किसकी? वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे? तो जहां पर भी आपका मीटर लगा हुआ है ना, जो भी इसकी रेंज है, ये आपका मीटर लगा हुआ है, जो मीटर लगा हुआ है ना, वोल्ट मीटर, सॉरी, मीटर क्यों कह रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसकी मुझे रेंज इंक्रीज करनी है वोल्ट मीटर की। तो क्या करूंगा, अब की बार ना इसके यहां पर सीरीज में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसको हम आरएस बोलते हैं। मतलब ये वोल्ट मीटर जो पहले मान लिया सिर्फ 0 से 10 वोल्ट मेजर, 10 मिली वोल्ट मेजर कर रहा था मान लिया, अब ये 0 से हो सकता है 100 मिली वोल्ट तक मेजर कर जाए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 10 मिली वोल्ट तो इसने अपने अक्रॉस मेजर करवा दी। बाकी अगर इसके अक्रॉस हमारी 100 वोल्ट आ भी गई सप्लाई, इसके अक्रॉस हमारी कितनी सप्लाई आ गई, 100 मिली वोल्ट आ गई, तो 100 में से 10 यहाँ ड्रॉप हो गई, 10 मिली वोल्ट। बाकी 90 मिली वोल्ट का ड्रॉप कौन ले जाएगा? शंट। तो देखो 10 और 90 कितना था, 100, और दिया भी इनपुट कितना था, 100। तो ये केवीएल यही कहता है कि जितना इनपुट अपने आउटपुट के ड्रॉप इक्वल होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अब की बार वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करने के लिए हमें 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 पैरेलल में, शंट में नहीं, सीरीज में लगाना पड़ेगा उसके साथ एक रेजिस्टेंस जिसको आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएस। एक बात याद रखना, जो ये आरएसएच लगता है, ये लो रेजिस्टेंस, ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा याद रखना, ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम वैल्यू होनी चाहिए, आइडियल इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ये बात याद रखना। आरएसएच जो एमीटर वाला है, लेकिन अब जो आप वोल्टमीटर में जो आरएस लगा रहे हो, ये ऑलवेज हाई वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है। बाकी केवीएल से इसका फॉर्मूला वैसे हम बना सकते हैं, ये आपका ऐसे बना लो ना, इसे यहाँ से सप्लाई दी आपने, एक सेकेंड, यहाँ से सप्लाई दी वोल्टेज वी, ठीक है, यहाँ मीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा आर एम, ठीक है, और मीटर वाली ब्रांच में करंट बह रहा होगा जिसको आई एम कहेंगे। क्या कहेंगे? आई एम। ठीक है। तो हालांकि इसमें ना चीज़ ले लेते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट। जैसे आर एस एच का फॉर्मूला था ना बच्चों, आर एस एच का, ये ऊपर लिखा हुआ है, पहले ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये आर एस एच का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ये वाला आर एस एच का फॉर्मूला। इसी तरह फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा आर एस का। उसके प्रूफ पे तो नहीं जाएंगे आज। आर एस एच का मैं आर एस की सीधी वैल्यू बताता हूँ मैं आपकी। आर एस की वैल्यू क्या आएगी, आर एस का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। व्हाट इज आर एस? शंट रेजिस्टेंस। प्रूफ नहीं, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। आर एस शुड बी इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू आर एम, मीटर रेजिस्टेंस एम। एम क्या है यहाँ पर? मल्टी, जो एम जैसे लास्ट टाइम एम निकाला था, पर अब की बार जो एम है यहाँ पर, जो एम है वो कैपिटल वोल्टेज अपॉन स्मॉल वोल्टेज। क्या है? अब ये जो कैपिटल वोल्टेज है वो तो ये वाली वोल्टेज है, और जो स्मॉल वोल्टेज है वो इसके क्रॉस बनेगी, मीटर के क्रॉस। मतलब एम कैसे निकालोगे? मान लीजिए 100 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100, और इसके क्रॉस 10 बनी, तो 100/10 कितना हो जाएगा? एम की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ एम 10 रख देना, -1 कर दिया।
आरएम कितना, कुछ ना कुछ तो आरएम दे रखा होगा, मीटर रेजिस्टेंस तो गिवन ही होता है, तो यहाँ से वो रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा आरएस। आरएस की वो वैल्यू निकाल पाओगे जिससे वोल्ट मीटर की रेंज क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया, वही बनाया हुआ फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया, आर एस इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी तो दिया यार, आर एस इक्वल टू एम माइनस वन इंटू आर एम। आर एम क्या है, आर एस क्या है, मल्टीप्लाई रजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया है। आर एम क्या है, मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया इस फाइल में। फिर अपकमिंग फाइल में क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडर मैं बताऊंगा आपको अलग से, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वगैरह बताऊंगा। और ये देख, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, अभी प्रीवियस ईयर में देख रहा था कहीं। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एसी डीसी दोनों मेजर करता है, स्केल नॉन लीनियर होता है, सेंसिटिविटी लेस देन पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन। एक टॉपिक रहेगा सेंसिटिविटी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। जैसे आपने देखा था कि जब भी हम एमीटर लगाते हैं सर्किट में, तो इमीडिएटली एमीटर लगाने से कुछ एरर आ जाते हैं। उसी तरह जब वोल्टमीटर से कुछ वोल्टेज मेजर करेंगे किसी लोड में, तो वोल्टमीटर लगने से भी कुछ एरर आते हैं। उन्हीं एरर को लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होते हैं लोडिंग इफेक्ट, हम अपकमिंग क्लास में करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको कंप्लीट नोट्स दे दिए, कंप्लीट नोट्स दे दिए, ठीक है। एक बार इनको जरूर देखें, ठीक है। ठीक है, एक दो दूसरी क्लास जो चल रही है उसका मुझे एक बार बता देना, प्रॉपर देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, आपके बैच में वो चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। स्पेशल क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, नॉन टेक की भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आ रही हैं इसमें। आपके स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम आप दोगे, दोनों मिक्सचर चल रहा है इसमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चल रहा होगा, ठीक है। उस पर एक बार फोकस जरूर करें आप। चलिए, अब किसी का कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट ये पीडीएफ ना आपको ग्रुप में आ गई, चेक करो आप एक बार ना, ग्रुप में आ चुकी है ये पीडीएफ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी, क्लास से पहले सेंड हो गई थी, ठीक है। आपने देखी नहीं और ना ही देखते हो आप लोग, ठीक है। आप चेक करना, आपको ग्रुप में आ गई होगी।